हेलो गाइस, वेलकम टू coach.sobism। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हमने कंपाइलर, कंपाइलेशन स्टेप्स, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, डेटा टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और अब हम इस वीडियो में वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। बट गाइस, अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप एक्सेस करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस, आज हमें वेरिएबल्स पढ़ने हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। तो एक वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा और आपको वेरिएबल का मतलब पता होगा जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती और चेंज होती रहती है। जैसे हम मैथ्स में एक्स और वाई वेरिएबल्स पढ़ते थे, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। और प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का थोड़ा अलग मीनिंग होता है, तो हम समझते हैं। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन अ रैम। हमारे रैम में जब हम किसी ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एक नाम दे देते हैं, तो वही वेरिएबल होता है। और हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक टाइप होता है जो उसके साइज को और लेआउट को डिफाइन करता है। तो हम समझते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। इंट ए, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंट, और उसके बाद हम एक वाइट स्पेस डालते हैं ताकि कंपाइलर डिस्टिंग्विश कर पाए कि हमारा इंट टाइप का एक इंटीजर है। और हमने फिर एक ए वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, इस वेरिएबल का नाम ए होगा, और फिर सेमीकोलन लगा के हमने ये टर्मिनेट कर दिया है। तो ये डेफिनेशन है पूरी। इंट ए, इसे हम डेफिनेशन कहते हैं। तो हमने इंट ए को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। इंट ए हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर नीचे हमने इंट बी को डिफाइन करके इनिशियलाइज भी कर दिया। मतलब हमने बी को एक वैल्यू दे दी है जो 34 है, और 34 एक इंटीजर होता है। हम यहाँ पर एक इंटीजर ही डाल सकते हैं। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बी है, उसकी वैल्यू 34 है, और ये बी हमारे रैम में एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई भी वेरिएबल जो इन डेटा टाइप का होता है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है हमारे रैम में। जैसे ये इंट ए डेटा टाइप है, तो ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे रैम में ले लेगा। जैसे ये इंट ए डेटा टाइप है, तो ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे रैम में ले लेगा, और ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे 4 बाइट्स की होगी। इस 4 बाइट्स की ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हमारा ए रहेगा, और ये ए इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस ब्लॉक में ए की वैल्यू होगी, और ए अभी हमने इनिशियलाइज नहीं करा, मतलब हमने उसे कोई वैल्यू नहीं दी। तो अभी कोई ट्रैश वैल्यू होगी, वो हम आगे प्रोग्राम में समझेंगे कि ट्रैश वैल्यू कैसे आती है। और यहाँ पर बी है, अगर बी को हमने डिफाइन किया तो वो भी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी अपनी ऑक्यूपाई कर लेगा हमारे रैम में, और ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी में बी की वैल्यू सेव होगी जो कि 34 है, और ये दोनों ब्लॉक ऑफ मेमोरी 4 बाइट्स की होंगी। वैसे ही हमारा फ्लोट डेटा टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे हमने एफ वेरिएबल बनाया है जो फ्लोट डेटा टाइप का है, तो ये भी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे रैम में लेगा जो 4 बाइट्स की ही होगी। हम 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 4 बिट ही होगी। अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट नहीं है तो शायद ये वैल्यूज अलग हो सकती हैं। और अभी के लिए आप इतना जानो कि फ्लोट 4 बाइट्स की वैल्यू सेव कर लेगा। और अब हम एक सी टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और इस डेफिनेशन के बाद हमारी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी सी की भी डिफाइन हो जाएगी, और ये होगी 1 बाइट्स की। ये बस 1 बाइट्स की मेमोरी होगी। और फिर हम एक डी वेरिएबल बनाएंगे जो डबल डेटा टाइप का है, और डबल भी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले लेगा जो 8 बाइट्स की होगी। तो ऐसे रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। और जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी मेमोरी रैम में एलोकेट हो जाती है। और अगर आपकी रैम 8 GB की है तो 8 × 1024 × 1024 बाइट्स ऑफ मेमोरी आपके रैम में होगी। तो आप इससे समझ सकते हो कि हम कितनी सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं और रैम में हमारी कितनी ज़्यादा मेमोरी होती है। तो गाइज, अब हम सी प्रोग्राम में जाते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को और अच्छे से समझेंगे, और हम वेरिएबल्स डिफाइन करने के रूल्स समझेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। इस वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें पहले से ही टाइप करके रखी है। तो अब हम अपने कोड में चल के ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो कोड में हम सबसे पहले देखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h।
मतलब हमने हमारे सी प्रोग्राम में एक stdio.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है, और इस हेडर फाइल में जितने भी फंक्शंस होंगे वो हम यूज कर सकते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हम एक फंक्शन में जाएंगे जो हमारा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी फंक्शन है। तो हमने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने वॉइड डेटा टाइप देखा था। तो हमने मेन का रिटर्न टाइप वॉइड डिफाइन कर रखा है, तो हमें एक वॉइड ही रिटर्न करना होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमने एक रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वॉइड है, और लास्ट में पैरेंथेसिस लगा के हमने अपना प्रोग्राम खत्म किया है। तो वॉइड डेटा टाइप का यही सिग्निफिकेंस है कि जब हम वॉइड डेटा टाइप को यूज करेंगे तो हम एक वॉइड वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं और खाली। तो गाइस अब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं और हम सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहली लाइन हमारी देखेंगे कि printf लिखा हुआ है, और printf के अंदर लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स। printf के बारे में हमने देखा है, printf हमने देखा है कि हमारे आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। printf का सिंटैक्स भी हमें पता है, ब्रैकेट लगाने के बाद कोटेशन मार्क के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स। इतना तो हमें समझ आता है, बट ये बैक स्लैश एन का क्या मतलब है? बैक स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंसेस ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे बैक स्लैश एन हमने लिखा है तो हमारा बैक स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा, बट बैक स्लैश एन का कुछ दूसरा मीनिंग है। बैक स्लैश एन हम यूज करते हैं जब हमें लाइन ब्रेक करनी होती है। मतलब हमने जहां भी बैक स्लैश और एन देख लिया प्रिंटफ फंक्शन के कोटेशंस के अंदर, वहां से हम एक लाइन ब्रेक कर देंगे। इसका यूज मैं और अच्छे से आपको समझाऊं तो बैक स्लैश एन के बाद आप कुछ भी लिख के देख लो, और आपने यहाँ पे लिखा, और तो आप इसे सेव करके रन करा के देखोगे तो आपका आउटपुट कंसोल में, तो आप इस printf फंक्शन को रन करा के देखोगे तो आप आउटपुट कंसोल में देखोगे कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स के बाद हमने बैक स्लैश एन लगाया है। तो बैक स्लैश एन लगाते ही हमारी लाइन ब्रेक हो गई है और हम एक नई लाइन में आ गए हैं। और हम अपना पूरा प्रोग्राम एक लाइन में तो लिख नहीं सकते, तो बैक स्लैश एन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमने बैक स्लैश एन का यूज समझ लिया है, तो अब हमने ये जो एक्स्ट्रा चीजें डाली थी ये हटा देते हैं और कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल के रूल्स समझते हैं। एक वेरिएबल का पहला रूल ये होता है कि उसके नाम में अल्फाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर ही यूज हो सकते हैं, हम कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाए जिसका नाम हम BSC रखेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक वैलिड नेम है और BSC नाम के वेरिएबल की मेमोरी रैम में एलोकेट हो जाएगी। बट अगर हमने BSC की जगह 2BSC नाम रख देंगे तो हमें कोई एरर आ जाएगा। हम अभी यहाँ चेक करके देखेंगे तो खुद एरर दिखा देगा। एरर में हमें वो बता रहा है कि इनवैलिड सफिक्स BSC ऑन इंटीजर कांस्टेंट। हम 2 नहीं लिख सकते, सफिक्स कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता और वो गलत हो जाएगा, तो हम इसे हटा देते हैं। तो हमारा दूसरा रूल इसी में कवर हो गया कि एक वेरिएबल का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, और अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर ही हो सकता है जिससे वो स्टार्ट होगा। और हम कभी कीवर्ड्स और वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। जैसे हम इंट टाइप का इंट वेरिएबल बनाएंगे तो ये हमें एरर दे देगा टू और मोर डेटा टाइप्स इन डिक्लेरेशन स्पेसिफायर्स। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर को ये लग रहा है कि तुम दो टाइप के डेटा टाइप्स दे रहे हो, क्योंकि कंपाइलर को इंट का मतलब पता है कि एक डेटा टाइप होता है। तो हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, हम कोई भी कीवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ एरर थ्रो कर देगा। और हम अपने नाम में वाइट स्पेस भी यूज नहीं कर सकते। जैसे हम अपने इंटीजर का नाम रखना चाहते हैं m_n, और हम अभी सेव करके रन करेंगे तो ये हमें एरर फिर से दिखा देगा। तो अब हम इसे भी हटा देते हैं और कंट्रोल एस से अपनी फाइल सेव कर लेते हैं। हमारे वेरिएबल्स के लिए फोर्स रूल ये है कि वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर स्मॉल एन से हम नेम डिफाइन करें और कैपिटल एन से हम नेम डिफाइन करें तो वो दो अलग वेरिएबल्स होंगे, वो सेम वेरिएबल्स नहीं होंगे। और एक और रूल ये है कि हम सेम नाम का वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम सेम नाम का वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर फिर से एरर थ्रो करेगा। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स।
इन रूल्स को आप लिख लो और समझ लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमें कोई गलती नहीं करनी, और अगर हम ये रूल्स फॉलो करें और याद रखें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने एक मल्टी लाइन कॉमेंट लगाया है। कमेंट्स को हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और अगर आपको कमेंट्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखो और इस प्लेलिस्ट में जाओ, उसको एक्सेस करो और सारी वीडियोस देखो, क्योंकि यहीं पे आप पूरी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखने वाले हो। तो अब हम इंट डेटा टाइप पे चलते हैं। ये लाइन मैंने सिंगल लाइन कमेंट से लिखी है, और ये एक कमेंट है इंट डेटा टाइप। और अब हम नीचे जाते हैं और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक इंटीजर को डिक्लेयर किया हुआ है, इंट स्पेस ए और सेमीकोलन के बाद ये इंटीजर डिक्लेयर हो गया है। गाइस नीचे वाली लाइन में आप देखो कि इंट बी इक्वल्स 34 किया हुआ है मैंने। इसका मतलब ये है कि हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दी है, और ये बी नाम का वेरिएबल 34 वैल्यू स्टोर करेगा जो कि एक इंटीजर होगी। और इसके नीचे वाली लाइन में हमने ए को इनिशियलाइज किया है। तो हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम डिक्लेरेशन के साथ भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं और किसी दूसरी लाइन में भी हम इनिशियलाइजेशन को कर सकते हैं। मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं। बड़ा इंट बड़ा कॉमा छोटा, इस तरीके से हम दो वेरिएबल्स को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। हमें बार बार इंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर हमने कॉमा लगा दिया तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हम एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो इंट टाइप का ही होगा, क्योंकि हमने पहले ही इंट स्पेसिफाई कर दिया है। और हम नीचे वाली लाइन में बड़ा की वैल्यू 500 और छोटा की वैल्यू 5 रख देंगे। तो मैंने ऐसा एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि हम नाम किसी भी टाइप का रख सकते हैं अपने हिसाब से, और हमें प्रोग्रामिंग में ऐसे नाम रखने चाहिए जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो और जो हमें समझ आएंगे। क्योंकि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने होते हैं। जब हम इतने सारे वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं और कोई मीनिंगफुल नाम नहीं होगा उन वेरिएबल्स का, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर हम किसी और को अपना प्रोग्राम रीड करवाएंगे तो उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि क्या प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम है। तो हम उस प्रोग्राम में कमेंट्स भी लगाएंगे और थोड़े मीनिंगफुल नाम लिखेंगे। तो अब हम आते हैं कैर डेटा टाइप पर। कैर डेटा टाइप यूज करके हमने सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक कैर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने सी रखा है, और हमने सी को ऐसे डिक्लेयर कर लिया है। और नेक्स्ट लाइन में हमने सी को इनिशियलाइज किया है एक वैल्यू से जो है कैपिटल एस। कैपिटल एस वैल्यू से हमने सी को इनिशियलाइज किया है, और हमने उसकी नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन साथ में दिखाया है। जैसे हम इंट में करते हैं वैसे ही हम कैरेक्टर्स के लिए भी करते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स में एक बात याद रखने की है कि हम सिंगल कोट्स में ही वो कैरेक्टर लिखेंगे, और हम एक ही कैरेक्टर यूज कर सकते हैं किसी भी कैर टाइप के वेरिएबल के लिए। तो मैंने नीचे एक और एग्जांपल लिया है, कैर लकी इक्वल्स सिंगल कोटेशंस आर और सेमी कॉलन। इसका मतलब ये है कि हमने कैर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है लकी। इससे हम अपना लकी कैरेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। मेरे केस में ये आर है, और आप कोई भी कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो। और अब हम फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स पे आते हैं। फ्लोट और डबल दोनों का काम सेम ही है। दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ही स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बेसिकली डेसिमल नंबर्स ही होते हैं। और हमने यहाँ पर फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसे हमने इनिशियलाइज किया है 23.4 वैल्यू से। और फिर हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने वी रखा, और हमने उसे 54.345 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। तो हमने यहाँ इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन को अच्छे से समझा है कैर, इंट, फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स के लिए। और गाइस अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? इट इज द वे वी वांट द कंपाइलर टू टेक द डेटा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कंपाइलर को ये बताते हैं कि प्रोग्रामर किस फॉर्म में डेटा कंपाइलर को देना चाहता है। जैसे अगर हम परसेंटेज डी लिखेंगे, वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए। तो अगर हमने परसेंटेज डी लिखा है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है। और अगर हमने परसेंटेज सी लिखा है तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है। परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वैसे ही परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
बट आपको और सिंबल्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पता करना है, जैसे डबल और दूसरे डेटा टाइप्स के लिए, तो आप वो टेबल रेफर करो जो हमने डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में पढ़ी थी। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो लेक्चर देखो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स बनाए थे उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाया है। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसको अनकॉमेंट करेंगे कंट्रोल प्लस स्लैश दबाकर। ये एक शॉर्टकट की है और वीएस कोड में हम बहुत सारी शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनेज में जाओ और यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखोगे तो आप सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हो, और जहाँ भी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए हमने ये printf का फंक्शन अनकॉमेंट करा है कंट्रोल प्लस स्लैश दबाकर। आप भी ट्राई करके देखो हो रहा है या नहीं। अब हम printf फंक्शन को देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। printf ब्रैकेट कोटेशन स्टार्ट द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d बैकस्लैश n। हमने यहाँ परसेंटेज d लिखा है, बट हम ये नहीं चाहते कि परसेंटेज d हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो। कंपाइलर इसे ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d, देखते ही वो एक इंटीजर को सर्च करेगा जो वो इसी printf फंक्शन में सर्च करता है। तो ये हमारी सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स होता है कि हमारे कोटेशन मार्क के बाद हम वो वेरिएबल्स बताएंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। परसेंटेज डी को एनकाउंटर करते ही हमारा कंपाइलर यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ढूंढेगा, एक वेरिएबल ऐसा ढूंढेगा जिसकी वैल्यू इंटीजर है, और ये कोटेशन के बाहर जाके कॉमा के बाद जो पहला इंटीजर होगा उसे परसेंटेज डी की जगह हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। और गाइज ये सिंटैक्स है, अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना चाहते हैं तो परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ लगाने के बाद हमें कॉमा लगाकर उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, और फिर सेमीकोलन लगा के ये स्टेटमेंट टर्मिनेट करनी होगी। तो गाइज हम इस लाइन को प्रिंट कराकर देखते हैं कि कैसे होगी। तो गाइज कंट्रोल एस दबाकर आप रन कराओ अपने प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमारी लाइन प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। गाइस हमारी लाइन प्रिंट हो गई है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स, और दूसरी लाइन में हमारा द वैल्यू ऑफ ए इज 20 आ गया है। और यहाँ पर बैक स्लैश एन का मतलब ये है कि हम नई लाइन में आ जाएंगे। और अब हम यहाँ पर जो दूसरा प्रिंटफ है जब इसे अनकॉमेंट करेंगे और ये प्रिंट कराएंगे तो ये एक नई लाइन में प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस स्लैश दबाकर ये दूसरी लाइन को अनकॉमेंट करेंगे और इस लाइन को प्रिंट कराकर देखेंगे कि क्या होता है। और हमने यहाँ पर प्रिंट कराया तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ ए इज 20, द वैल्यू ऑफ बी बड़ा एंड छोटा इज 34 505। और हमने इस लाइन में printf फंक्शन में यही लिखा था कि द वैल्यू ऑफ बी बड़ा एंड छोटा इज परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी और फिर एंड के बाद परसेंटेज डी। और इस परसेंटेज डी के ऑर्डर को वो कॉमास के बाद उसी ऑर्डर में रीड करेगा जिस ऑर्डर में ये परसेंटेज डी लिखे हुए हैं। और बी की वैल्यू जो 34 है और बड़ा की वैल्यू 500 और छोटा की वैल्यू 5 वो रीड करके प्रिंट करा देगा। तो गाइज ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। अब हम अपने दूसरी लाइन को अनकॉमेंट करते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश से, और फिर इस लाइन को हम प्रिंट कराएंगे कंट्रोल प्लस एस से सेव करने के बाद। हमने इस लाइन को प्रिंट कराया तो हमारा कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए हैं नई लाइन में। द कैरेक्टर सी एंड डी आर कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। और हमने इसमें यही डिफाइन करा था कि द कैरेक्टर सी एंड डी आर परसेंटेज सी एंड परसेंटेज सी। वो पहला परसेंटेज सी से यहाँ पे कॉमा के बाद पहला सी है तो वो सी को देखेगा, और फिर दूसरे परसेंटेज सी के लिए जो दूसरा डी है उसे देखेगा, और सी की वैल्यू जो कैपिटल एस है उसे प्रिंट करा देगा, और दूसरे परसेंटेज सी के लिए डी की वैल्यू जो स्मॉल एस है उसे प्रिंट करा देगा। अब हम अपने लकी नंबर को प्रिंट कराएंगे, तो हम कंट्रोल एस से सेव करके प्रिंट कराते हैं। तो नई लाइन में हमारा लकी कैरेक्टर आर आ चुका है, माई लकी कैरेक्टर इज परसेंटेज सी, और हमने बैक स्लैश एन लगाया। बैक स्लैश एन हमारी कितनी हेल्प कर रहा है, हर प्रिंटफ फंक्शन नई लाइन में रन हो रहा है, और बैक स्लैश एन का यही सिग्निफिकेंस है सी प्रोग्रामिंग में। और अब हमने कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कराकर देख लिया है, और अब हम अपने फ्लोटिंग पॉइंट और डबल पॉइंट को प्रिंट कराकर देखेंगे।
गाइज यहाँ पर आप नोटिस करो कि डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %LF होता है, और हम इन दोनों लाइंस को अनकॉमेंट करेंगे और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराएंगे, तो हमारी सारी लाइंस प्रिंट हो जाएंगी और हमारी वैल्यूज ऑफ n और v भी प्रिंट हो गई है नई नई लाइंस में, क्योंकि हमने \n हर printf के साथ लगाया है। अब नीचे हमने एक फ्लोट पॉइंट 9.2 को डिफाइन किया है और इसके नीचे हमने 3 printf फंक्शंस लगाए हैं जो अभी कमेंट के फॉर्म में है, जिसे हम अनकमेंट करके समझेंगे। यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक एक्स्ट्रा यूज आपको समझाना चाहता हूँ। तो हम अपना पहला printf फंक्शन अनकमेंट करेंगे कंट्रोल+/ से, और हम यहाँ पर एक अलग चीज देखेंगे कि हमने परसेंटेज के बाद 0.3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल+S से सेव करके एक बार रन करा कर देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा, और हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 9.200। तो इस printf फंक्शन को रन करने के बाद हमारी जो पॉइंट की वैल्यू है वो 3 प्रेसिजन्स ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद प्रिंट हुई है। तो 0.3 का मतलब ये है कि हमारे 3 पॉइंट्स ऑफ डेसिमल प्रिंट हो जाएंगे। तो गाइज अब हम हमारी सेकेंड और थर्ड लाइन को साथ में अनकमेंट करेंगे, और अनकमेंट करने के बाद हम इसको रन कराएंगे सेव कर कर प्रोग्राम को। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है लास्ट की 2 लाइंस, द वैल्यू ऑफ पॉइंट इज, हमारा कुछ स्पेस आके फिर 9.20 प्रिंट हो गया, और फिर लास्ट लाइन में नॉर्मली प्रिंट होता हुआ दिख रहा है हमें, बट लास्ट लाइन में नॉर्मली प्रिंट नहीं हुआ है, जिसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं सेकेंड लास्ट लाइन का मतलब आपको समझाता हूँ। 7.2 जब हमने लिखा था तो हमने कंपाइलर को बताया है कि 7 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगा हमारा नंबर, उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा जो 0.2 मतलब 2 नंबर्स की प्रेसिजन के साथ होगा। तो हमारा 7 यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा और 9 प्रिंट होगा, .20 मतलब 2 नंबर्स की प्रेसिजन के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो जब हम -7.2 लिखते हैं तो ये जो हमारा नंबर है उसके बाद स्पेसेस ऑक्यूपाई होते हैं, और इसको दिखाने के लिए आपको मैं %f के बाद कुछ चीजें लिख कर दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर %f के बाद कुछ लिखा है, और अब हम इसे सेव करके प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे चेंज देख पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आपने जितना स्पेस दिया था उससे ज्यादा स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि हमने -7 लिखा था तो हमारा 7 स्पेसेस यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो गाइज ये सिग्निफिकेंस था 7.2 -7.2 और 0.3f लिखने का। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा रिटर्न आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम अब खत्म होने वाला है, और हमारी रिटर्न वैल्यू में कुछ भी नहीं दिया हमने, क्योंकि वो वॉइड है और हमने मेन फंक्शन को रिटर्न टाइप वॉइड टाइप दिया था, इसलिए हम रिटर्न के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे और रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, और पैरेंथेसिस के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा वेरिएबल के हमने रूल्स पढ़े, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, और हमने बहुत तरीके के एग्जांपल्स देखे और इन सबको प्रिंट करा के देखा, और हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज भी इसमें करके देखा है। तो गाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट करो, और अगर आपको वेरिएबल्स इन सी बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से एंड तक पूरी सीख लो। और मैंने इस वीडियो में आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में भी बताने के लिए बोला था, तो मैं इसी वीडियो में आपको साइज ऑफ ऑपरेटर भी समझाऊंगा एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ऐसी चीज होती है जो कोई भी फंक्शन कराने में हेल्प करता है। अगर हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका कोई मतलब होता है, और वो ऑपरेटर कोई फंक्शन कराता है। और ऑपरेटर्स के बारे में हम बहुत पढ़ेंगे, और ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है, हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अभी मैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में आपको बताता हूँ। हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया #include stdio.h के साथ। हमने stdio.h नाम की फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा दी है, और फिर हमने इंट रिटर्न टाइप के साथ हमारा मेन फंक्शन शुरू किया। मेन फंक्शन शुरू करने के बाद हमने पैरेंथेसिस लगा के स्टार्ट किया, और हमारी फर्स्ट लाइन में हमने एक वेरिएबल को
डिफाइन और इनिशियलाइज दोनों कर दिया है, और सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में भी हमने वही करा है। और ये सारे अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग वेरिएबल्स को यहाँ पर डिफाइन और इनिशियलाइज किया है। जैसे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसे हमने 23 वैल्यू दी है। हमने एक कैरेक्टर c बनाया है जिसकी वैल्यू r है। हमने एक फ्लोट f बनाया है जिसकी वैल्यू 43.444 है। और हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम d है और उसमें वैल्यू 45.4 दी है। और अब हम printf का यूज करके साइज ऑफ निकालेंगे। तो गाइस मैं सीधा इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है। कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे और यहाँ से हम टर्मिनल में इसे रन करके देखेंगे। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। तो गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारा आउटपुट तो आ गया है लेकिन द साइज ऑफ ए इन रैम इज 4, और उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं है, और द साइज ऑफ सी इन रैम इज 1 आ गया है। गाइस यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन यूज नहीं करा, और बैकस्लैश एन यूज ना करने की वजह से हमारा सारा आउटपुट एक ही लाइन में आ गया है। तो हम यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज करेंगे और हमें यहाँ पर चारों लाइंस में बैकस्लैश एन लगाना होगा। तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज करेंगे। तो हम ऑल्ट दबा के मल्टी लाइन कर्सर बनाएंगे और यहाँ हम चारों जगह पर क्लिक करते जाएंगे। तो ये आ गया है, और यहाँ पर हम बैकस्लैश एन एक बार लिखेंगे तो चारों जगहों पर आ जाएगा। बट हमने यहाँ पर 5 जगह लगा दिया था तो हम यहाँ से कट कर देंगे उसे, और अब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे और अब हम रन कराएंगे। तो ये रन हो जाएगा और सारा आउटपुट अलग अलग लाइंस में आ जाएगा। अब हम साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब समझते हैं। वो उस वेरिएबल की डेटा टाइप को पकड़ता है और उस डेटा टाइप से असाइंड जितनी भी मेमोरी होती है रैम में वो आउटपुट में दिखा देता है। तो हमने साइज ऑफ डी लिखा, तो साइज ऑफ डी, डी एक डबल है, तो डबल की वैल्यू रैम में कितनी बाइट सेव होती है, तो वो 8 होती है। तो वो एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। परसेंटेज डी हमने लिखा है तो एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आएगी, और वो इंटीजर वैल्यू है 8। और रैम में डबल की जो मेमोरी होती है वो होती है 8 बाइट्स। वैसे ही एफ एफ हमारा एक फ्लोट है, और फ्लोट रैम में 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। कैरेक्टर रैम में 1 बाइट की मेमोरी लेता है, और इंट रैम में 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। ये सब हमने पढ़ा है, बट हमें बस साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब समझना था, इसलिए हमने ये छोटा सा प्रोग्राम देखा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। और हमने इस वीडियो में वेरिएबल्स, साइज ऑफ ऑपरेटर और वेरिएबल्स को हमने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा है। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।